गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आप सब सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हम लोग मध्यकालीन इतिहास को देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने मुग़ल डायनेस्टी को देखा और फिर हमने शुरुआत कर दी सल्तनत पीरियड की। सल्तनत पीरियड के सेकंड चैप्टर में यानी फर्स्ट में हम लोगों ने देखा स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद शुरुआत होती है खिलजी वंश की। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल लेओनेज LANOEDGE लेओनेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये खिलजी वंश या खलजी वंश दोनों ही के नाम से जाना जाता है और इसके शासकों ने 1290 ईस्वी पूर्व से लेकर 1320 ईस्वी पूर्व यानी लगभग 30 वर्षों तक भारत में शासन किया। जहाँ तक इस वंश के शासकों का प्रश्न है, पहला नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का, जिसने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है, जिसने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी वही हैं जिनके ऊपर बॉलीवुड की मूवी पद्मावत बनी थी और रणवीर सिंह ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया था। इनके बाद बारी आती है शिहाबुद्दीन उमर खिलजी की, जो कम ही समय के लिए यानी कि सिर्फ 1316 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठे थे। और उसके बाद आती है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। अंत में 2 महीने के लिए आता है खुसरो खान, जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जहाँ तक तुर्कों का सवाल है तो इनकी जो है 64 शाखाएं मानी जाती हैं, 64, जिनमें से एक थी खिलजी, जो अफ़गानिस्तान वगैरह जो है सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान वगैरह के क्षेत्रों में ये सब फैले हुए थे। ये सब कबायली थे, है ना। ये जो इनकी शाखा जो है वो अफ़गानिस्तान के हेलमंड घाटी में 4वीं शताब्दी में ही आकर बस गई थी। खिलजियों ने दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार किया। जब ये गद्दी पर आए, इन्होंने तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार ख़त्म कर तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही ही समाप्त कर दी, जो हमें पहले स्लेव डायनेस्टी में देखने को मिलती है। खिलजी वंश का जो भारत में संस्थापक था, उसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद, जिसका जो रेन है, पीरियड है, वो 1286 से 1290 ईस्वी का है। उसके समय में इसका उद्भव होता है जलालुद्दीन का। और कैकुबाद के समय में वो समाना का सूबेदार था तथा उसे सर ए जहांदार यानी कि शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलाखोरी के महल में ही जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक किया और किलाखोरी को ही अपनी राजधानी बनाया। जिस समय ये गद्दी पर बैठा, उस समय इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी, जो राजा के लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। उम्र के अंतिम पड़ाव में आकर जलालुद्दीन खिलजी एक उदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का सफल अभियान किया था। जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बचपन का नाम अली गुरशप था, इसने जलालुद्दीन को कड़ा मानुकपुर बुलाकर धोखे से गला मिलकर उन्हें चाकू से मारकर हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की,
जो रिश्ते में उसके चाचा भी होते थे और ससुर भी। और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता हथिया ली। अलाउद्दीन खिलजी शहाबुद्दीन खिलजी का बेटा था और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था। जलालुद्दीन को मारकर अलाउद्दीन ने उसके पुत्रों की भी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन जी ने दमनकारी नीतियां अपनाई और अपने विद्रोहियों का निर्ममतापूर्वक सफाया कर दिया। इसने एक विशाल सेना का गठन किया और इसके समय इसने सेना को जो है वो नकद वेतन देना शुरू किया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। नहीं तो लोग पुराने ज़माने में इक्ता या ज़मींदारी या जागीरदारी देकर और कहते थे कि आप सेना को पाले, लेकिन इसने सेना को डायरेक्ट जो है अपने निरीक्षण में रखा, कमांड में रखा और उनको नगद वेतन दिया करता था। इसने एक बहुत ही बड़ी सेना का गठन किया। अपने प्रथम अभियान में इसने अपने भाई उलुग खां और वज़ीर नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के राजा कर्णदेव पर हमला कर सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और अनिलवाड़ा से बड़ी मात्रा में अकुत संपत्ति लूटी, धन को प्राप्त किया। इसी समय मलिक काफूर को लेकर वह दिल्ली आया। मलिक काफूर एक प्रकार से जो था वो क्या कहा जाए, इसको ख़रीदा गया था 1000 दिनार में, इसीलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी पड़ा था। 1301 ईस्वी में रणथंबोर, 1303 ईस्वी में चित्तौड़, 1309 ईस्वी में सिवाना और फिर जालौर का अभियान किया। रणथंबोर के अभियान के समय वहाँ का शासक हम्मीर देव था। इसकी भी बहुत कहानी है, आगे अभी हम देखेंगे किस तरह इसने एक सोने की अपनी मूर्ति बनवाई, इस तरह करके। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन, धार, मांडू और चंदेरी को भी जीत लिया। 1310 ईस्वी में वारंगल के काकतीय राज्य को ध्वस्त कर डाला, क्योंकि 1301 ईस्वी में काकतीय लोगों ने इसके सेना को हरा दिया था और 1311 ईस्वी में इसने बल्लाल देव को भी हराया। जहाँ तक साहित्य के संरक्षण का सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो, जिन्हें हम तूतीय हिंद के नाम से जानते हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अमीर खुसरो ने ही हिंदी खड़ी बोली की इजाद की थी भारत में। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक और महान व्यक्ति अमीर हसन भी रहते थे। अलाउद्दीन ने शराब बेचने पर और उसके पीने पर पाबंदी लगा दी थी और इसने जो उस ज़माने के जो अमीर तुर्क लोग थे उनके आपस में मेल जोल, शादी विवाह या फेस्टिवल्स वगैरह मनाने पर भी रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था का बड़े ही अच्छे तरीके से संगठन किया ताकि उसके दुश्मनों के या लोग जो षड्यंत्रकारी हैं उनका पता लग सके। अमीरों के आपस में मिलने जुलने, जैसा कि मैंने बताया, उन सब पे भी रोक लगा दी थी। इतनी विशाल सेना का रख रखाव करने के लिए उसने जनता पर बहुत ही भारी कर लगाया और इस कर को सख्ती से वसूला भी। ये सामान्यतः हिंदुओं से 50% टैक्स लिया करता था और मुसलमानों से 25% टैक्स लिया करता था। इसने अगर हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया तो मुसलमानों से भी ये ज़कात कर के नाम पर पैसे की उगाही करता था। सभी तरह की ज़मीन जो पड़ती ज़मीन थी, दान में, खैरात में या वक्फ की हुई ज़मीन थी, उन जो तथा दूसरी ज़मीनें जो किसी ज़माने में अमीरों को उनके रखरखाव के लिए दे दी गई थी, इन सब को लेकर अपने अंदर अधिकार में कर लिया, राज्य के अधिकार में कर लिया। इसने सेना का संगठन किया। बाज़ार पर बड़ा कड़ा नियंत्रण इसने रखा ताकि लोग चीज़ों के दाम को बढ़ा चढ़ा कर ना बेचें, ठीक है। और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसने बना लिए। ये सब अलाउद्दीन खिलजी के समय के शासन की विशेषताएं थीं। और 2 जनवरी 1316 ईस्वी में बहुत ही तकलीफ़ में जलोदर नाम के रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमेशा की तरह
प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के इतिहास के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बार बार मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल लियोनेज को सब्सक्राइब करें और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन सब को जो है आप इसमें कमेंट सेक्शन में देते चले जाएं। ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज में जो खिलजी डायनेस्टी थी उसका जो भौगोलिक जो कहाँ कहाँ से कहाँ तक शासन था ये डिटेल में दे दिया है। एक नज़र आप इस पर गो थ्रू हो लीजिएगा। और इसके बाद मैंने जो खिलजी वंश के शासक हैं जिन्होंने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए अपने जानकारी के लिए कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, इसने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है शहाबुद्दीन उमर खिलजी, इसने कम ही समय 1316 ईस्वी में शासन किया। फिर आती है बारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की, जिसने 1316 से 1320 ईस्वी में शासन किया। इसके बारे में एक बात बड़ी प्रचलित थी कि ये दरबार में बिना कपड़े पहने या स्त्रियों के कपड़े पहनकर चला आता था। तो एक तरह का नौटंकीबाज था ये, ठीक है, जो दरबार के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुचित बात थी। और अंत में एक हिजड़ा था जिसका नाम था खुसरो खान, उसकी बारी आती है। उसने भी भारत पर शासन किया, 2 महीने तक ही क्यों नहीं, लेकिन 1320 ईस्वी में उसने शासन किया। उसके बाद मैंने अलाई दरवाजे का चित्र दे दिया है और बगल में अलाउद्दीन खिलजी साहब बैठकर खड़े हुए हैं, उनका फ़ोटो है। ठीक है, आइए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में खिलजी वंश की नींव किसने डाली थी? उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। हम देखते हैं कि गुलाम वंश के अंतिम शासक शमशुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके 13 जून 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की नींव डाली जाती है। इस समय जो है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। खिलजी वंश के लोग कहाँ से आए थे, इस बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये आज का जो अफ़गानिस्तान है उसकी अलग अलग घाटियों में ये लोग बसा करते थे। ठीक है, कुछ इन्हें तुर्क मानते हैं तो कुछ अफ़गानिस्तान के खिलज क्षेत्र से आए हुआ मानते हैं। खिलज की वजह से इनका नाम खिलजी पड़ा। ठीक है, इनका जो मूल निवास स्थान है, कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी था। हमारा दूसरा प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद, किलोखुरी। तो राजधानी इन्होंने किलोखुरी में बनाई थी और ये दिल्ली के ही अंदर आता है, दिल्ली के ही पास में है, कहीं दूर नहीं है। इसने अपना राज्याभिषेक गुलाम वंश, ये जो आपको कैकुबाद थे, इनके द्वारा बनाए गए किलोखुरी के महल में किया था। इसी किलोखुरी को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उनसे संधि करके उन्हें दिल्ली के एक क्षेत्र में बसा लिया था, जिसे आज भी मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे ये जो लोग मंगोल थे ये बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे और इन्हें नव मुसलमान या नवीन मुसलमान के नाम से जानते थे। तीसरा प्रश्न है, किसकी सलाह पर कैकुबाद थे हमारे स्लेव डायनेस्टी वाले, तो किसकी सलाह पर कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया था? उत्तर हो जाएगा बुगरा खान। और फिर जलालुद्दीन ने स्लेव डायनेस्टी का ही अंत कर दिया था। चौथा प्रश्न है, कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को कौन सी उपाधि दी थी? ये है तो बड़ा आसान दिखने वाला सवाल, लेकिन कई परीक्षाओं में अलग अलग समय में पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खां। ठीक है, नेक्स्ट 5वां प्रश्न है
कि दिल्ली का शासक बनने से पहले फिरोज खिलजी किस पद पर आसीन था? उत्तर हो जाएगा आरिज़ ममालिक। आरिज़ ममालिक क्या है कि ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर तुजुक बना दिया गया था, याद रखेंगे। पहले वो आरिज़ ममालिक था और बाद में उसे अमीर ए तुजुक पद दे दिया गया था। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने षड्यंत्र रचने के कारण ईरान से आए किस फ़कीर को हाथी से कुचलवा दिया था? उत्तर हो जाएगा सिद्दी मौला। सिद्दी मौला का जो वास्तविक नाम था वो अल्मास बेग था। यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे और अलाउद्दीन खिलजी के भाई थे। ये सेनापति भी थे। अलाउद्दीन के दिल्ली के सिंहासन पर बैठने में सॉरी, मैं आपको गलत बता रहा हूँ, सिद्दी मौला की बात है। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। आगे 7वां प्रश्न है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह किनसे किया था? उत्तर हो जाएगा उलुग खां। तो उलुग खां के जहाँ तक सवाल है, इनका वास्तविक नाम अल्मास बेग था, सिद्दी मौला के नहीं, सॉरी। उलुग खां का जो है वास्तविक नाम अल्मास बेग था और यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के भाई थे। ये सेनापति भी थे और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली के सिंहासन पर बैठने में उलुग खां ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगला 8वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? ये प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल है। अभी तो यहाँ उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, लेकिन जहाँ तक अमीर खुसरो का सवाल है, वो दिल्ली सल्तनत के 8 बादशाहों के शासनकाल को उन्होंने देखा था, इसीलिए कई का नाम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शंस हमारे थे, इन ऑप्शंस में से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में थे। आगे चलकर हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में हैं। अलाउद्दीन खिलजी के साथ तो उसके सैनिक अभियानों में भी कई जगह ये गए थे अमीर खुसरो। 9वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का किस वर्ष में राज्य अभिषेक हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1296 ईस्वी में। कहा जाता है कि 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके बलबन हमारा पिछले हैं, ठीक है, सिलेब डायनेस्टी वाले बलबन के लाल महल में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। इनके बचपन का नाम अली गुरशप था। 19 जुलाई 1296 को अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके सुल्तान घोषित किया था और आगे चलकर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। इनका दूसरा नाम जूना खां भी था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम जूना खां भी था। खिलजी वंश, अगला प्रश्न है 10वां, खिलजी वंश के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी, दोनों एक ही नाम है, की उपाधि धारण की थी? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इस नाम का, यानी कि सिकंदर सानी नाम का उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर भी करवाया है। उसने जो अपना पूरा नाम रखा था शासक बनने के बाद, ध्यान से सुनेंगे, यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन, ये इसकी उपाधि थी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन, इसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी। अगला जो है, इसमें मैंने जो पूरा जो सल्तनत काल है, इसमें जो सेना का संगठन होता था वो दशमलव प्रणाली पे था, यानी कि 10-10 के शक्ल में। ठीक है, सबसे पहले जो ऊपर होता था सुल्तान होता था। सुल्तान के अंडर में 10 खान होते थे। खान के अंदर में 10 मलिक होते थे। मलिक के अंदर में 10 सिपह सालार होते थे। सिपह सालार के अंदर में 10 सर एक खेल होता था और एक सर एक खेल के अंदर में 10 अश्वारोही रहते थे। इस तरह से एक हायरार्की बनी हुई थी।
ठीक है, 10-10 की हायरार्की बनी हुई थी, खान, मलिक, सिपहसालार, सर खेल, अश्रोही आदि। अगला 11वां प्रश्न है। अगला 11वां प्रश्न है कि 2 मिनट रुक, ठीक है। 11वां प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी सलाह पर अपने विश्व विजय और नवीन धर्म के विचार को त्याग दिया था? तो उत्तर हो जाएगा अलाउल मुल्क। ये अलाउल मुल्क जो है उस समय दिल्ली का कोतवाल था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया था? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और इसके दक्षिण विजय का जो श्रेय है वो जाता है मलिक काफूर को, और हम देख चुके हैं कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? उत्तर हो जाएगा 1303 ईस्वी। इस युद्ध के जो लेखक थे वो मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी कविता पद्मावत में, जो आगे उन्होंने जाके लिखी थी 1540 ईस्वी में, याद रखेंगे, उसमें इस बात का वर्णन किया है कि यह युद्ध अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की रानी पद्मनी, या जिसे पद्मावती भी कहते हैं, को पाने के लिए किया था। और इसके ऊपर हाल ही में एक फिल्म भी बनी थी जिसमें सबने अच्छा रोल अदा किया था। इस समय चित्तौड़ के राजा राणा रवल रतन सिंह थे और इनकी 2 पत्नियां थीं, एक सरस्वती और दूसरी पद्मनी। इसी पद्मनी पर अलाउद्दीन खिलजी का दिल आ गया था। 14वां प्रश्न है कि 1299 ईस्वी में गुजरात के अभियान से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर अलाउद्दीन खिलजी के समय किन लोगों ने विद्रोह किया था? उत्तर हो जाएगा नवी मुसलमानों ने। ये वही नवी मुसलमान हैं जो इससे पहले के शासक के काल में इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ये लोग मंगोल थे, आक्रमणकारी थे, मंगोल थे, और इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और दिल्ली के ही पास में मंगोलपुरी एक जगह बनाकर इनको बसा दिया गया था। इन्हीं लोगों ने विद्रोह किया था, जिस विद्रोह को जो है वो नुसरत खान ने दबा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है कि किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हो गया है 15वां प्रश्न हो जाएगा, कुतुब मीनार के अंदर अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही नामचीन जगह है अलाई दरवाज़ा, और ये जो है इतिहास में इसका नाम काफ़ी है। इसे कुश्क ए शिकार भी कहते हैं, कुश्क ए शिकार। स्थापत्य कला के क्षेत्र में यह प्रारंभिक तुर्की कला का श्रेष्ठ नमूना है। इसने ये अलाउद्दीन खिलजी का जहाँ तक सवाल है, इसने सीरी नाम का एक शहर भी बसाया था। इसने कुतुबी मस्जिद का विस्तार करवाया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह परिसर में जमात खाना नाम की मस्जिद बनवाई। इसने कुतुब मीनार के नज़दीक अलाई मीनार, जिसे हम अलाई दरवाज़ा भी कहते हैं, का निर्माण शुरू करवाया। नहीं, अलाई दरवाज़ा के साथ साथ अलाई मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया, लेकिन पूरा नहीं कर सका। 16वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1316 ईस्वी में। 2 जनवरी 1316 ईस्वी में जलोदर रोग से, लेकिन ये छुपाया गया था, इसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी, लिप्रोसी की। कहते हैं कि जलोदर रोग से इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा जो है वो कुतुब मीनार के ही परिसर में स्थित है। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में अलाउद्दीन को कोढ़ हो गया था, जिसके कारण वह बहुत ही परेशान रहता था। अंत में अलाउद्दीन के कहने पर उसके वफादार जो मलिक काफूर था, उसने उसको जीवन से मुक्ति दे दी, यानी कि कहने पर मार दिया था, ठीक है, तकलीफ से बचने के लिए। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है,
मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ का सूबेदार बनाया था? तो उत्तर हो जाएगा कड़ा मानिकपुर का। यह अक्सर प्रश्न आता है, ठीक है, कड़ा मानिकपुर का। नेक्स्ट है, खिलजी काल में सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसके साथ साथ जो मैंने अभी बताया कि उसने अलाई दरवाज़ा बनाया, सीरी फोर्ट बनवाया, हौज खास जो दिल्ली में काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, हौज खास का निर्माण करवाया, जमात खाना मस्जिद बनवाई, ये सब अलाउद्दीन ने किया, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बयाना का काजी, बयाना एक जगह थी, बयाना का काजी हिंदुओं के प्रति नीति की व्याख्या कर हिंदुओं को क्या कहता था? तो उत्तर हो जाएगा खिराज गुजार। खिराज कहते हैं एक तरह के धन को। इसका अर्थ होता है खिराज गुजार का कि भेंट देने वाला, उनसे काफ़ी कर वर लेता था अलग अलग रूपों में, इसीलिए उनको इसने नाम दिया खिराज गुजार का। 20वां प्रश्न है, मंगोल मुसलमानों की मदद से अलाउद्दीन खिलजी के किस भतीजे ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर उस पर प्राण घातक हमला किया था? उत्तर हो जाएगा अकत खां। 21वां प्रश्न है, खिलजी वंश के किस शासक ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद एवं मुनहिन, ये दोनों नाम याद रखेंगे, बरीद और मुनहिन की नियुक्ति की थी? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बरीद जो है वो गुप्तचर अधिकारी हुआ करते थे, और जो मुनहिन थे वो जो गुप्तचर होते थे उनको कहते थे। यानी मुनहिन हो गया गुप्तचर स्पाई, और जो ऑफिसर होता था उसे बरीद कहते थे। 22वां प्रश्न है, अमीरों के विद्रोह का दमन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कितने प्रकार के अध्यादेश जारी किए थे? उत्तर हो जाएगा 4। और आपके अध्ययन की सुविधा के लिए मैं डिटेल करने जा रहा हूं कि वो चारों अध्यादेश क्या थे। पहले अध्यादेश में अलाउद्दीन कहता है कि उसने दान, उपहार, पेंशन आदि के रूप में जो अमीरों को ज़मीनें दी गई थी वो सब, उन सब को जब्त कर लिया, जिससे अमीरों के पास धन का अभाव हो गया। दूसरे अध्यादेश में उसने ये बताया, एक गुप्तचर विभाग का गठन किया और बरीद और मुनहिन की नियुक्ति की। तीसरे अध्यादेश के द्वारा उसने मद्यपान, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। चौथे और अंतिम अध्यादेश के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क अमीरों के आपस में मिलने जुलने, सार्वजनिक समारोहों एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और कमाल की बात है कि वो अपने इस अध्यादेशों को पूरी तरह से लागू करने में सफल रहा। 23वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय व्यक्ति जैसे चौधरी, मुकद्दम और खुत, इन सब की नियुक्ति क्यों की थी? स्थानीय व्यक्ति, चौधरी, मुकद्दम, खुत, इन सब की नियुक्ति क्यों की थी? तो राजस्व की वसूली के लिए। कर बहुत ज़्यादा लगा दिया था, 50% हिंदुओं पर, मुसलमानों पर 25%। इतनी बड़ी विशाल सेना थी, तो सब जगह से धन की उगाही के लिए आदमी भी चाहिए थे, तो अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 24वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व कर वसूली के लिए अलग से किस विभाग की स्थापना की थी? ये इसके शासनकाल में इसने ही किया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, और इस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान मुस्तखराज। इसमें जो है आमिल, मुंशिफ, मुहस्सिल, गुमाश्ता, नौसिंदा और सरहंग आदि अधिकारी नियुक्त किए गए। 25वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय गांव स्तर पर राजस्व की वसूली कौन करता था? उत्तर हो जाएगा मुकद्दम। मुकद्दम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रथम व्यक्ति,
तो गांव के स्तर पर वो प्रथम व्यक्ति था जो कर की वसूली करता था। 26वां प्रश्न है, खिलजी वंश के किस शासक ने एकतादारी व्यवस्था बंद कर, एकतादारी वो थी जो ज़मीनें दे दी जाती थी लोगों को और कहा जाता कि इन ज़मीनों से पैसे की उगाही करके सेना का रख रखाव करो, घोड़े हाथी सब रखो और वक्त पड़ने पर राजा को जब ज़रूरत पड़े तो इनको ला कर देना। लेकिन इसने क्या किया, एकतादारी व्यवस्था को बंद कर दिया और इसके स्थान पर क्या किया, इसने नकद वेतन लिया कर की शुरुआत की। कर के रूप में भी ये नकद पैसे लेता था और उन्हीं पैसों को ज़्यादातर अपनी सेना सैनिकों को दे देता था। तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन। ठीक है। 27वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रांतों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? उत्तर हो जाएगा मुक्ता। इसे प्रांतपति या वली भी कहते थे। याद रखेंगे कि मुक्ता को प्रांतपति या वली भी कहते थे। इतिहासकार बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन के समय 11 प्रांत थे। मुक्ता जो था वो प्रांतीय राजस्व के लिए दीवाने वजारत के प्रति उत्तरदायी होता था। याद रखेंगे कि जो मुक्ता होता था वो प्रांतों से जो राजस्व की प्राप्ति होती थी वो किसके प्रति उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल, तो दीवाने वजारत के प्रति। 28वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी उपज का कितना प्रतिशत भूमि कर के रूप में लेता था? मैं बार बार कहता चला रहा हूँ कि वो आधा यानी कि 50% लेता था, लेकिन 50% वो हिंदुओं से वसूल करता था और मुसलमानों को थोड़ी छूट दी थी, उनसे वो 25% ही भूमि कर लेता था। 29वां प्रश्न है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि पैमाइश की मानक इकाई क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा बिस्वा। और जो बिस्वा था वो 1 बीघा का 20वां हिस्सा था। याद रखेंगे, बिस्वा इज इक्वल टू 1/20th पार्ट ऑफ ए बीघा, यानी कि 1 बीघा का 20वां हिस्सा। 30वां प्रश्न है, इस सल्तनत काल में मसाहत भूमि, ठीक है, सल्तनत काल में मसाहत भूमि भूमापन प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। इसी मसाहत भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था अलाउद्दीन काल में। ठीक है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, सल्तनत काल में किस बादशाह ने राजस्व कर के अतिरिक्त 2 नए कर, गढ़ी कर, चढ़ी कर लगाए थे? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गढ़ी कर का अर्थ होता था कि मकानों पर यानी कि बिल्डिंग्स पर लगने वाले टैक्स, और चरी कर का मतलब होता था कि दूध देने वाले पशुओं पर ये लगता था, है ना। उस ज़माने में जो लूट के लाते थे माल उसको खुम्स कहते थे। याद रखेंगे, जो लूट का माल होता था वो खुम्स कहलाता था। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति की सफलता का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? जैसा कि हम देखते हैं कि उसके दक्षिण भारत की सफलता का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है, उसी तरह से उसकी राजस्व नीति की सफलता का श्रेय दिया जाता है शर्फ कायनी नाम के व्यक्ति को। 33वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के राज प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? उत्तर हो जाएगा तारीख फिरोज शाही, और इसके जो रचयिता हैं वो है बर्नी। 34वां प्रश्न है, अलाउद्दीन काल में भूमि की पैमाइश अर्थात सर्वेक्षण को क्या कहा जाता था? तो मसाहत। ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं मसाहत शब्द को कि अभी हमारा प्रश्न था कि अलाउद्दीन काल में भूमि की पैमाइश अर्थात सर्वेक्षण को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा मसाहत। 35वां प्रश्न है, सल्तनत काल में किस शासक ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी? ये पहले भी था, लेकिन ये इस सल्तनत काल की बात कर रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़े को दागने का अर्थ हो जाएगा कि उनकी ब्रांडिंग की जाती थी।
होता क्या था कि सैनिक जो है घोड़ों को बदल देते थे, अच्छी नस्ल के घोड़े को हटाकर और बुरी नस्ल के घोड़े ले लेते थे और राजा से अच्छी नस्ल का पैसा वसूल करते थे। तो क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, घोड़ों की ब्रांडिंग शुरू की क्वालिटी वाइज, ABCD करके जो भी। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था के लिए किस विभाग की स्थापना की? ये भी इसकी एक अलग से थी, क्योंकि इन्होंने ही किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तर हो जाएगा दीवान ए रियासत। ठीक है, यानी ये वाणिज्य मंत्रालय जैसा था आज का जो फिनांस डिपार्टमेंट होता है, और इस विभाग का जो अधिकारी था वो नाजिर याकूत था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो दीवान रियासत थी उसका जो अधिकारी था, ऑफिसर, वो नाजिर याकूत था, याद रखेंगे। 37वां प्रश्न है, बाजार गल्ला से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी ने कुल कितने अधिनियम बनाए थे? उत्तर हो जाएगा 8। ये देखिए, एक ध्यान दीजिए, उसने जो टैक्स लिया वो भी बढ़ा के लिया, उसने सारी व्यवस्थाएं क्यों की? इसका एक ही मकसद था कि अपनी इस विशाल सेना को मेंटेन करना। लोगों के टैक्सेस से पैसे आएंगे तो ही वो अपने सैनिकों को दे पाएगा और उन्हें खुश रख पाएगा, जो बाद के अलाउद्दीन के बाद के शासक नहीं कर सके, और जिससे इसके माने इस खिलजी वंश का विघटन हो जाता है। तो अभी जो हमारा प्रश्न था कि कितने थे, तो वो 8 थे, और मैं चाहूँगा कि आप ये देखें कि ये 8 क्या क्या थे। सबसे पहला था कि सभी अनाजों की कीमतें निर्धारित की जाए, यानी कि कोई भी मनमाने दाम पर, इससे जनता को फ़ायदा ही हुआ कि जो आम जनता थी उसको सही दाम पर चीज़ें मिल जाया करती थी। तो पहला था कि सभी अनाजों की कीमतें निर्धारित की। दूसरा, मलिक उलुग खानी को गल्ला मंडी का शहना नियुक्त कर दिया इसने। तीसरा, अनाज की वसूली गल्ले के रूप में कराई, यानी कि जो उपज होती थी उपज को ही वो ले लेता था। ठीक है। चौथा, जो घुमक्कर व्यापारी थे, यानी घूम घूम के, जैसे आज के ज़माने फेरी वाले होते हैं, घुमक्कर व्यापारियों को क्या किया कि यमुना नदी के किनारे बसने के लिए बाध्य किया कि तुम लोग यहीं पर बैठ के अपना व्यापार करो। उससे पता चलता था ना कि इनका कितना सेल हो रहा है, ताकि वो टैक्स ले सके। पांचवा था, जमाखोरी और कम तोलने वालों को उतना ही मांस उनके शरीर से खींच लेता था, जैसे सलमान खान खींचता था ना 5 सेर मांस, 5 सेर गोश्त खींच लेता था, वही अलाउद्दीन खिलजी भी वही काम करता था, 5 सेर गोश्त खींच लेता था। जमाखोरी और कम तोलने वालों का क्या करता था, उनके शरीर से मांस खींच लेता था। शेक्सपियर ने भी एक किताब लिखी है ना, इसी पर है ना। नेक्स्ट जो छठा था उनका अधिनियम, वो था कि राजस्व अधिकारियों से यह लिखित रूप से समझौता किया जाता था कि वह किसानों को खलियानों में ही अनाज बेचने के लिए विवश करें। सातवां, बाजार की खबर हेतु उसने गुप्तचर और मुन्ही नियुक्त किए थे। आठवां और अंतिम है, राशनिंग व्यवस्था द्वारा आपातकाल की स्थिति में अनाजों का वितरण किया जाए, इसलिए वो राशनिंग व्यवस्था उसने कर दी थी। 38वां प्रश्न है 38th, अलाउद्दीन के समय कीमती वस्त्रों हेतु परमिट देने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उत्तर हो जाएगा परवाना नवीस, याद रखेंगे। नेक्स्ट 39th है, होयसल एक जगह है दक्षिण में, होयसल के किस शासक को अलाउद्दीन ने आत्मसमर्पण करने पर खिलत कहते हैं एक तरह का स्वीकृति पत्र देना, खिलत एक मुकुट, छत्र एवं 10 लाख टके की थैली भेंट की थी? उत्तर हो जाएगा वीर भल्लाल तृतीय। ये आपको 1311 की बात है ना। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है कि तेलंगाना के काकतीय वंश के, याद रखेंगे, जगह हो गई तेलंगाना, वंश हो गया काकतीय। तेलंगाना के काकतीय वंश के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर
आत्मसमर्पण स्वरूप भेंट भेजी थी? उत्तर हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। इसके साथ ही प्रताप रुद्रदेव ने 100 हाथी, 700 घोड़े, अपार धनराशि तथा वार्षिक कर देने का वादा किया और इसी अवसर पर, इसी मौके पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी दिया था। आगे चलकर यह हीरा पहुंचता है आपको हुमायूं के पास, शाहजहां के पास, उसके तख्त में लग जाता है। आगे हमने जो सल्तनत काल में जो प्रमुख विभाग थे उन सब का थोड़ा सा वर्णन किया है, चूँकि बार बार आता है और कितना प्रश्न बनाया जाए, इसीलिए एक जगह लाके उसको संकलित कर दिया गया है। तो पहला था कि दीवान वजारत, ये राजस्व विभाग होता था। दीवान मुस्तखराज, ये भू राजस्व विभाग था और हम देखते हैं कि इस विभाग की स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, दीवान ए कोही, कृषि से संबंधित विभाग को दीवान ए कोही बोलते थे और सैनिकों से संबंधित विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। शाही सचिवालय यानी कि राजा के परिवार, उसके वहाँ से डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो था वो दीवान ए इंशा कहलाता था और विदेशों के साथ पत्र व्यवहार आदि करना, उन्हें सौगात भेजना, उनसे सौगात एक्सेप्ट करना, ये सब काम होता था दीवान ए रिसालत का। गुप्तचर विभाग था, वो था आपको दीवान ए बरीद। और नेक्स्ट है दीवान ए कज़ा, ये न्याय का विभाग था, ठीक है, जस्टिस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है दीवान ए रियासत, ये बाज़ार को नियंत्रण करने के लिए था और अलाउद्दीन खिलजी के काल में तो इसका महत्व और भी बढ़ गया था और उसकी बाज़ार नीति की प्रशंसा भी हो, चूँकि वो अपने बाज़ार नीति जो भी लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें वो पूरी तरह से सफल रहा था। नेक्स्ट है दीवान बंदगान, जो दास विभाग था, चूँकि उस ज़माने में दास प्रथा थी, दासों को ख़रीदा और बेचा जाता था और मलिक काफूर भी एक दास था जिसे 1000 दिनार में ख़रीदा जाता था, इसी ख़रीदा गया था और इसलिए उसका नाम 1000 दिनारी पड़ा था। नेक्स्ट है आपको दीवान खैरात, दान विभाग। तो इस्लाम के जो 4-5 स्तंभ हैं उसमें एक खैरात भी है, तो इसीलिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था, दीवान खैरात। नेक्स्ट है दीवान इमारत, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, लोक निर्माण का विभाग हुआ करता था। और नेक्स्ट है कि दीवान मुस्तखराज, जो बाकी जो कर वगैरह टैक्सेस होते थे, इधर से लिया उधर से लिया, चराई कर हुआ, ये गड़ी कर हुआ, ये सब जो इसके अंतर्गत आते थे। और अंत में जो मैंने दिया है वो है दीवान इस्तेफाक, पेंशन डिपार्टमेंट था, जो लोग रिटायर कर जाते थे उनको पेंशन दी जाती थी। नेक्स्ट 41वां है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो नो डाउट पढ़ते पढ़ते हमें याद हो गया होगा कि ये मलिक काफूर, जिसे हम 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, उसे दिया जाता है इसका सारा श्रेय। 42वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोज़ा किससे प्रेम करती थी? जानने वाली बात है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोज़ा किससे प्रेम करती थी? उत्तर हो जाएगा वीरम देव से, और इसकी उसे सज़ा भी मिली। ठीक है, 1311 ईस्वी में हम देखते हैं कि जालौर पर आक्रमण हुआ और इसका मुख्य कारण यही था। ठीक है, 43वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायान की उपाधि दी थी? यानी किस राजा को राय रायान की उपाधि दी थी? उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव। ये जो थे वो देवगिरी के शासक थे। ठीक है, 44वां है गुजरात के नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दिनार में ख़रीदा था? 1000 दिनार। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन जब मैं पलटने जा रहा था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, तो देखता हूँ कि बड़े छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग कुछ जो तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि बड़ा भारी भारी प्रश्न आएगा, लेकिन यूपीएससी, बीपीएससी या इस तरह की जो सिविल सर्विसेज होती हैं, इतने आसान प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि लगता है कि हम जब पढ़ाई के दौरान उसको ओवरलैप करके चलते हैं। ठीक है, इसलिए जो छोटी छोटी बातें हैं, कितने में ख़रीदा? 1000 में। हम बार बार देख रहे हैं 1000 दिनारी, 1000 दिनारी, तो ये सब चीज़ें याद करने की है, देख लीजिए एक जस्ट।
45वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना या किस पुस्तक में किया है? उत्तर हो जाएगा मिफ्ता उल फुतूह। अमीर खुसरो ने बहुत सारी किताबें लिखी। इन्हें तूतियाए हिंद के नाम से जाना जाता है, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इन्होंने वीणा का आविष्कार किया था, बहुत ग्रेट आदमी था। 46वां प्रश्न है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय किस वर्ष अब्दुल्लाह के नेतृत्व में मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ये 1292 ईस्वी। और इसके साथ साथ एक और मंगोल ने भी आक्रमण किया था, हलाकू खां ने। हलाकू खां के पुत्र ने उलू खां के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था मंगोलों का। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, कौन सा विद्वान अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? विद्वान तो बहुत थे उसके दरबार में, प्रश्न है कि उसके दक्षिण भारत के अभियान में उसके साथ था। उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। एक और प्रश्न है जो बड़ा मामूली सा लगता है, लेकिन मैंने देखा था कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के कितने सुल्तानों के शासनकाल को देखा था? उत्तर हो जाएगा 8। इनका जीवन काल भी लंबा रहा होगा। नेक्स्ट है 49th, निम्न में से किसने आशिका, ये सब किताबों का नाम है, याद रखेंगे, आशिका, नूह सीपिहर, क़िरान उस सादेन, खजाइन उल फुतूह, इन सब की रचना की थी? उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। ये किताबें हैं, अलग अलग करके आ जाता है एग्ज़ाम्स में, ये किसने लिखी, वो किसने लिखी, तो एक साथ देख लीजिए इन किताबों का नाम, आशिका, नूह सीपिहर, क़िरानुस सादेन, खजाइन उल फुतूह, ये सब अमीर खुसरो की रचनाएं थीं। 50वां प्रश्न है कि इनमें से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक, उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो को। नेक्स्ट 51वां 51 प्रश्न है कि सल्तनत कालीन किस शासक ने इक्ता, इनाम, ये सब जो है भूमि की है, इक्ता में दी इनाम, मिल्क तथा वक्फ भूमि को खालसा अर्थात राजकीय भूमि में परिवर्तित करा दिया था। तो ये सब काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि लोग जो है, खासकर जो अमीर वर्ग है, अमीर उस ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, क्या कहा जाए, राजसी लोग, इन सब का वर्चस्व को तोड़ने के लिए उसने ऐसा किया था। 52वां प्रश्न है कि 11 फरवरी 1316 ईस्वी में मलिक काफूर की हत्या किसने की थी? बेचारे ने अलाउद्दीन को बहुत ही नाम दिलवाया, मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा भी ला के दिया उसको। ठीक है, तो किसने हत्या कर दी थी? तो मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न, याद रखेंगे, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। ठीक है, ये सब दिल्ली की इमारत है, दिल्ली में बनी हुई अलाई दरवाज़ा। 54 प्रश्न है कि सल्तनत काल का कौन सा शासक कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था? उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह। और इस बात की पुष्टि, कभी कभी वो तो बिना कपड़ों के ही दरबार में आ जाता था और कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था, मुबारक शाह, मुबारक खिलजी। तो बर्नी ने भी, इतिहासकार बर्नी ने भी इस बात की पुष्टि की है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए कि मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी, जबकि खलीफा जो है वो अरब देश का होता था। हमारे पैगंबर के बाद खलीफा ही था जो लोगों को खिलत दिया करता था कि आप राजा हो गए, माने उनको एक प्रकार से उनको दिया करता था। ठीक है, अगला हो जाएगा कि सल्तनत काल का कौन सा शासक हो गया है? 55वां है, सल्तनत कालीन कौन से शासक ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी?
याद रखेंगे, पैगंबर का सेनापति, है ना। उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह है, वास्तव में ये एक हिंदू था। इसने धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन गया था, जिसके वजह से ये हिंदू धर्म के लोगों को काफ़ी महत्व देता था और ये बात मुसलमानों को अखरने लगी थी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी में देपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक तुगलक और खुसरो शाह के बीच युद्ध हुआ। इसमें खुसरो शाह पराजित हो जाता है। 56वां प्रश्न है, ये एक इतिहासकार का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। इतिहासकार हैं डॉक्टर R.S. शर्मा। उन्होंने कहा था कि विश्वासघात से उसका आरंभ हुआ। ठीक है, एक संकेत है, किसी ने अपने चाचा को धोखे से चाकू से गले लगते समय मार दिया था। विश्वासघात से उसका आरंभ हुआ। दानशीलता पर वह विकसित हुआ। जनता की भलाई के लिए कर वर टैक्स वैक्स जो इस तरह के लगाए, चीज़ों के दाम बहुत उसने कम कर दिए थे। खासकर जो रोज़मर्रा के खाने पीने और पहनने ओढ़ने की चीज़ें थी, उसके दाम को बहुत ज़्यादा नियंत्रित कर दिया था, जिससे आम जनता तो सुखी थी, लेकिन जो व्यापारिक वर्ग था वो दुखी था, चूँकि उसको पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता था। तो हमारा स्टेटमेंट है डॉक्टर R.S. शर्मा का कि विश्वासघात से उसका आरंभ हुआ, दानशीलता पर वह विकसित हुआ और आतंक से उसका अंत हो गया। अंत में लोगों को मारना काटना ये करना, जिसकी वजह से लोग आतंकित रहते थे। तो यह किसके बारे में कहा गया है, किस शासक, सल्तनत कालीन किस शासक के बारे में? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 57वां प्रश्न है 57 कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के समय 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के पास मंगोलपुरी में बस गए नहीं, बल्कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उन्हें बसा दिया था। तो इन लोगों को, इन मंगोलों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा नवीन मुसलमान। नवीन वर्ड भी आता है और नवी भी वर्ड आता है, दोनों ही सही है। नवी मतलब भी नया होता है और नवीन मतलब भी नया होता है। ठीक है, नेक्स्ट 58वां प्रश्न है कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा हमीर देव। असल में जो युद्ध हुआ था 1301 में, इसमें हमीर देव का जो प्रधानमंत्री था वो अलाउद्दीन से जाकर मिल जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व उस समय कौन कर रहा था? तो उलुग खां और नुसरत खां, उनसे जाकर मिल जाता है। इस युद्ध के बाद जो है हमीर देव की रानी रंग देवी ने जौहर कर लिया। ठीक है, अब हम लगभग खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा 59वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन की सेना को किस वर्ष काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया था? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में तो ये लोग हार गए, यानी कि अलाउद्दीन की सेना हार गई थी। लेकिन फिर क्या होता है कि 1309 और 10 में मलिक काफूर और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव, जिसको कि उसने राय रायन की उपाधि दी थी, की सहायता से वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को हरा दिया जाता है। और इसी प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। हमारा 60वां और अंतिम प्रश्न है कि सल्तनत काल में स्थायी सेना रखने वाला सुल्तान कौन था? तो भैया ये और कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी था। इस तरह हम देखते हैं कि 30 वर्षों का इतिहास जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक का है, इसमें भारत में एक वंश जिसे हम खिलजी वंश या खलजी वंश के नाम से जानते हैं, इन्होंने शासन किया। और इसके बाद जो है हम देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। उम्मीद है आपको मेरा ये पढ़ाना पसंद आया होगा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों की प्रतिक्रिया देखकर। व्यूअरशिप हमारे चैनल की बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आदतन रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि मेरे चैनल लेओनेज LANOEDGE नाम याद रखेंगे, LANOEDGE को सब्सक्राइब करते रहें
ठीक है, थम्स अप अपना देते रहें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप लोगों को हिस्ट्री में, चाहे वो प्राचीन, मध्य या आधुनिक हो, कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है, तो आप बेहिचक हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और इतने देर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।